गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बी पार्ट सेकंड के अंतर्गत हिंदी निबंध की विशेषताएं। हिंदी निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, इन्हीं पर अपन आज चर्चा करेंगे। हमने पहले इस टॉपिक पे कुछ चर्चा की है, जिसमें हमने निबंध का स्वरूप और उसका सीमांकन किया है कि किस सीमा के अंतर्गत निबंध आता है, किस सीमा के अंतर्गत लेख है। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की विशेषताएं क्या है, इसी चीज़ को। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार पंडित रामचंद्र शुक्ल भी निबंध में व्यक्तित्व की विशेषता को स्वीकार करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व है वो प्रभावी रहता है। तो इस चीज़ को आचार्य रामचंद्र भी स्वीकार करते हैं, किंतु वे विचारों की श्रृंखला बनाए रखना चाहते हैं। क्या कहते हैं? विचारों की श्रृंखला होनी चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता होनी अनिवार्य है। फिर श्रृंखला और सुसंबद्धता, उनके अनुसार निबंध का एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण बताया है उन्होंने? कि निबंध में विचारों की श्रृंखला होनी चाहिए और इस श्रृंखला को बनाए रखने के लिए सुसंबद्धता, और उनके अनुसार ये कहा है कि यही निबंध का सबसे बड़ा गुण है। आचार्य शुक्ल निबंध में हृदय और बुद्धि के समन्वय पर जोर देते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निबंध में हृदय और बुद्धि दोनों का ही समन्वय होता है। भावनात्मक और बौद्धिकता दोनों मिलकर के निबंध को सुदृढ़ बनाते हैं। स्वयं उनके ही निबंधों में बुद्धि और विचार की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी निबंध हैं उसमें बुद्धि प्राधान्य है और विचार की प्रधानता है। शुक्ल जी निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। क्या मानते हैं? निबंध गद्य की कसौटी है। शुक्ल जी के अतिरिक्त हिंदी के अन्य समीक्षक और निबंधकार भी निबंध में विषय तथा विचार का महत्व स्वीकार करते हैं। यानी अकेले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं, उनके अतिरिक्त जो आलोचक हैं, जो समीक्षक हैं, जो निबंधकार हैं, वह भी निबंध में विषय को और विचार को महत्व देते हैं और इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। हिंदी में ऐसे निबंधों की संख्या भी अधिक है। कैसे निबंधों की? जहां विषय और विचार की प्रधानता हो। जिनमें विषय और विचार प्रधान है, ऐसे निबंधों की संख्या हिंदी में अधिक है। वस्तुतः प्रत्येक देश के साहित्य की एक अपनी परंपरा होती है और उसकी एक प्रकृति होती है। संस्कृत साहित्य में अपन देखें तो निबंध का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ यह लिया गया है कि बांधना या गूंथना या संग्रह करना आदि। यानी यहाँ पर हमने संस्कृत साहित्य की ओर नज़र दौड़ाई है और वहाँ यह निबंध का अर्थ लिया गया है कि किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ को गूंथना, या बहुत सारी इधर उधर जो चीज़ें पड़ी हैं उसको संग्रह करना। संभवतः प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि भोजपत्रों पर लिखते और उन्हें संग्रह करके रखने की क्रिया को निबंध कहा था। अब ये अनुमान है, हो सकता है संभवतः ऐसा कि ऋषि मुनि जो भोजपत्र पर लिखते थे और उनको वह संग्रह करके रखते थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? निबंध हो गया है।
फिर अर्थ संकोच के कारण इसका प्रयोग प्राय किसी साहित्यिक रचना अथवा टीका आदि के लिए होने लगा। और फिर ये कह रहे हैं कि इस निबंध ने अर्थ को संकुचित कर लिया और इसका अर्थ जो है वो संकुचित तो होकर के रह गया और इस प्रकार से साहित्यिक रचना के लिए या फिर टीका आदि के लिए निबंध का उपयोग होने लगा। संस्कृत साहित्य में इस शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार की बौद्धिक या गंभीर रचना के लिए हुआ है जिसका विषय दर्शन, अध्यात्म, साहित्य आदि होता था। अब ये कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का जब प्रयोग हुआ वह बौद्धिक और गंभीर रचना के लिए हुआ है और वह बौद्धिक और गंभीर रचना दर्शन की भी हो सकती है, अध्यात्म की हो सकती है या साहित्य की भी हो सकती है। संस्कृत साहित्य में प्रबंध शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं निबंध के लिए हुआ है। अब ये कह रहे हैं संस्कृत में प्रबंध शब्द का प्रयोग भी निबंध के लिए किया गया है। इस प्रकार हिंदी निबंधों को विचारात्मकता विरासत में मिली है, यानी विचार की प्रधानता। ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के निबंधों को या हिंदी निबंधों को एक विरासत के रूप में मिली है। यदि पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार हम आत्मपरक रचनाओं को ही निबंध की संज्ञा दें तो हिंदी निबंध साहित्य के एक बहुत बड़े अंश को निबंध क्षेत्र से निकाल देना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ अलग चीज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाश्चात्य लक्षणों को, पश्चिमी जो लक्षण हैं निबंध लिखने के, उनको हम आत्मपरक रचनाओं को ही निबंध की संज्ञा दें तो ये कह रहे हैं कि हिंदी निबंध साहित्य के एक बहुत बड़े अंश को निबंध क्षेत्र से निकाल देना पड़ेगा। अतः हिंदी निबंधों की प्रकृति को देखते हुए वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ अथवा अपन कह सकते हैं विषय प्रदान और विषय प्रदान दो प्रकार के निबंधों को निबंध क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार किया है। हमने इन निबंधों को दो प्रकार से बांट दिया है, एक तो वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। इसी को अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विषय प्रदान और विषयी प्रदान। दो प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत हमने रखा है, स्वीकार किया है। अब इन दो क्षेत्रों को लेकर के हम इसको ही विस्तृत चर्चा करेंगे, उसी रूप पर विचार करेंगे। सबसे पहले यहां आता है संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है भ्रमवंश कि हम संस्मरण को निबंध कह देते हैं, रेखा चित्र को निबंध कह देते हैं। तो इसको अपन स्पष्ट कर लेते हैं। संस्मरण में निबंध की मनोरमता अधिक स्पष्ट रूप से मिलती है। किसमें? संस्मरण में निबंध की मनोरमता अधिक और स्पष्ट रूप में मिलती है, किंतु इन संस्मरणों को निबंध की सीमा से दूर रखना ही उचित है। निबंध की सीमा के अंतर्गत अपन इनको नहीं ला सकते हैं, दूर रखना ही पड़ेगा, उसी में औचित्य है। संस्मरणों में किन्हीं विशेष पात्रों को लेखक अपने से संबद्ध करके रखता है। अब ये कह रहे हैं कि जो संस्मरण लिखता है उसमें एक विशेष पात्र आता है, किसी की स्मृति में संस्मरण लिखा जाता है, तब ये कह रहे हैं कि लेखक अपने से उसका संबंध जोड़ के रखता है। उनको ऊपर लाने के लिए उन्हें वह अपने जीवन की विगत घटनाओं में दिखलाता है। अब जो संस्मरण लिखता है, जिसके बारे में लिखता है, लेखक उसके व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए क्या जोड़ता है?
अपने जीवन को उसकी घटनाओं से जोड़ता है और उसको ऊपर लाता हुआ दिखलाई देता है। ऐसा करने में लेखक का अपनापन भी सामने आ जाता है, उसमें लेखक का व्यक्तित्व उभर करके आ जाता है। लेखक की इसी अपनेपन को देखकर भ्रमवश कुछ लोग इन संस्मरणों को निबंध कह देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जो हैं संस्मरण को क्या समझ लेते हैं, निबंध समझ लेते हैं। किंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि इन संस्मरणों में विषय प्रधान बना रहता है। अब ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल ही भूलना नहीं चाहिए कि इन संस्मरणों में भी विषय हैं वो प्रधान बना ही रहता है। पाठक का ध्यान संस्मरण में चित्रित पात्र पर भी केंद्रित रहता है। अब ये कह रहे हैं पाठक का ध्यान हमेशा कहाँ रहता है, संस्मरण में। जो चित्रित पात्र रहता है, जो मुख्य पात्र हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित रहता है। लेखक का निजत्व पाठक पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालता है, किंतु चित्रित्व पात्र विशेष का प्रभाव ही पाठक की आत्मा को गहराई के साथ में स्पर्श करता है। पाठक का ध्यान भी लेखक की निजता पर केंद्रित न होकर के उन्हीं चित्रित व्यक्तियों को ढूंढता रहता है। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं जैसे अतीत के चलचित्र या स्मृति की रेखाओं में चित्रित जो व्यक्ति की या चित्रित जो व्यक्तित्व हैं, पाठक के हृदय को करुणा से भर देता है। किसके हृदय को? पाठक के। जब ये संस्मरण पढ़ता है तो पाठक का हृदय है करुणा से भर जाता है। उनमें लेखक का निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आय या आग को बहुत समय तक जीवित रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है। क्या कहा है इन्होंने कि अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं, इसमें जो उद्धृत या चित्रित व्यक्ति ही पाठक के हृदय को करुणा से भर देते हैं। यानी इसमें जो व्यक्तित्व उभर करके सामने आया है वह पाठक के हृदय में दया का भाव, करुणा का भाव भर देता है। क्यों भरता है? क्योंकि इनमें लेखक का निकटता जनित, लेखक जो है वो बिल्कुल निकट आ गया है, आत्मविज्ञापन है, यानी उस स्वयं का वो भाव व्यक्त कर रहा है, स्वयं का विज्ञापन कर रहा है। ये उस प्रकार से है, उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता। आत्मविज्ञापन तो उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को अधिक समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है। किंतु निबंध में ऐसी बात नहीं, निबंध में ये चीज नहीं है, ये संस्मरण में है। उनमें तो लेखक का अपना व्यक्तित्व ही प्रधान होता है। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है। फिर देखिए रेखा चित्र, और निबंध में भी अपनी अलग अलग सीमाएं हैं। रेखा चित्र अलग है और निबंध अलग है, इनकी भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। रेखा चित्र में लेखक आलंबन का चित्र उपस्थित करता है। किसका? आलंबन का। यह आलंबन समाज भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, और कोई प्रवृत्ति विशेष भी हो सकती है। ठीक है ना, कि रेखा चित्र में लेखक जो है, रेखा चित्र को लिखने वाला जो है लेखक, आलंबन का चित्र उपस्थित करता है। और अब ये कह रहे हैं कि वो आलंबन समाज भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, और कोई प्रवृत्ति विशेष भी हो सकती है। जीवित प्राणी भी हो सकता है, निर्जीव पदार्थ भी हो सकता है। लेखक अपनी अनुभूति को ही कल्पना
का एक हल्का सा आवरण देकर उपस्थित करता है। यानी लेखक ने जिस प्रकार का अनुभव किया है, अनुभूत किया है, उसी को कुछ कल्पना का रूप देता है, बिल्कुल कल्पना नहीं, हल्की सी कल्पना का आवरण चढ़ाता है और बड़े व्यवस्थित तरीके से उसको पेश करता है। यहाँ पर भी संस्मरण की ही भांति लेखक की अपेक्षा चित्र ही प्रधान होता है। अब वहाँ लेखक दोनों में गौण है, संस्मरण में और रेखा चित्र में लेखक जो है बिल्कुल गौण है। यहाँ पर भी वह चित्र ही प्रधान रहता है। यह अवश्य है कि परोक्ष रूप से इन रेखाओं में लेखक भी आ जाता है, क्योंकि वे रेखाएं लेखक की लेखनी से ही बनती हैं। किंतु रेखा चित्र में प्रत्यक्ष रूप से आने की बात तो दूर है, लेखक उस रूप में भी नहीं आ सकता जिस रूप में वह संस्मरणों में होता है। तो इस प्रकार से निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र तीनों ही चीजें जो हैं भिन्न हैं। फिर आता है हमारे कि यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, गद्य काव्य और निबंध, इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। वर्तमान समय में यात्रा साहित्य, आत्मकथा, रिपोर्टाज और गद्य गीत आदि विधाएं हमारे सामने आई हैं और ये विधाएं हिंदी गद्य साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में वर्तमान में प्रतिष्ठित हो गई हैं। इन विधाओं में पर्याप्त साहित्य भी लिखा जा चुका है। यानी वर्तमान समय में यात्रा साहित्य बहुत हैं, आत्मकथाएं बहुत हैं, डायरी, रिपोर्टाज और गद्य गीत असंख्य लिखे गए हैं। तो यहाँ पर साहित्यिक भी बहुत सा मिल जाएगा, किंतु अब भी कभी कभी इनकी चर्चा हिंदी निबंध के साथ कर दी जाती है। अब ये कह रहे हैं कि अभी भी इनका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और स्वतंत्र विधा मान लिया गया है, इनका साहित्य बहुत हैं, फिर भी इन चीज़ों को किसके अंदर ला के डाल देते हैं, निबंध के अंतर्गत। वस्तुतः आज सभी विधाएं या विधाओं की सीमाएं अलग अलग उभर चुकी हैं, अतः इनका विवेचन पृथक पृथक करना ही उचित रहता है। पहला हम यहाँ कुछ देखेंगे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत लेखक अपनी यात्राओं का वर्णन करता है। वह अपने देखे हुए मनोरम दृश्यों तथा उनका मन भर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन करता है। अब यात्रा वृत्तांत में यही होता है कि जहाँ जहाँ लेखक घूमता है उनका वर्णन करता है, जो दृश्य मनोरम लगा उन दृश्यों का वर्णन करता है और उस दृश्य का उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा उन्हीं का अंकन वह करता है। उसमें उसका लक्ष्य भिन्न होता है। अब ये कह रहे हैं कि यात्रा वृत्तांत में लेखक का लक्ष्य जो है वह अलग होता है। यद्यपि निबंध में भी यात्राओं का वर्णन हो सकता है, किंतु निबंध का स्वरूप यात्रा वृत्तांतों से भिन्न है, उसका स्वरूप अलग है। बाकी हो सकता है यात्रा का वर्णन भी, लेकिन उसका स्वरूप जो है वह अलग रहता है। आत्मकथा में लेखक जीवन की घटनाओं और तथ्यों के विवरण द्वारा अपने व्यक्तित्व का उद्घाटन करता है। किसका करता है? अपने व्यक्तित्व का उद्घाटन करता है कि लेखक का व्यक्तित्व कैसा है। आत्मकथा में उसका मूल लक्ष्य अपने आंतरिक और बाह्य संबंधों की अभिव्यक्ति होता है। यद्यपि निबंध में भी लेखक का व्यक्तित्व व्यक्त होता है। ऐसा नहीं है कि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व व्यक्त नहीं होता हो। लेखक का व्यक्तित्व तो प्रधान रहता है वहाँ, किंतु वह विषय के माध्यम से ही व्यक्त होता है कि उस निबंध का विषय कैसा है
उसके हिसाब से वह व्यक्त होता है। निबंध में लेखक का उद्देश्य सिर्फ अपनी कथा प्रस्तुत करना नहीं होता है। डायरियां दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। एक काल्पनिक डायरी होती है, एक वास्तविक डायरी होती है, दो प्रकार की डायरियां। वास्तविक डायरियों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से होता है। जो वास्तविक डायरी है उसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। जो अपनी निजी अनुभूतियों, विचारों अथवा घटनाओं को तिथि क्रम से नोट करता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ये तो है वास्तविक, जहाँ पर लेखक जो स्वयं को अनुभूत हुआ है यानी निजी अनुभूतियों को लिखता है, अपने विचारों को लिखता है और उसके साथ में जो घटित घटनाएं हैं उसको तिथि क्रम से लिखता है। ऐसी डायरियां प्राय व्यक्तिगत, तथ्यपरक और गोपनीय होती हैं। ऐसी डायरियां जो होती हैं बड़ी गोपनीय रखी जाती हैं और तिथि क्रम से होता है, इसलिए वास्तविक होती हैं, इसलिए तथ्यपरक भी होती हैं और व्यक्तिगत होती हैं। काल्पनिक डायरियां साहित्यिक होती हैं। भिन्नता आ गई ना कि यह साहित्यिक होती है और लेखक की प्रकृति के अनुसार किसी घटना, अनुभूति और विचार को लेकर लिखी जा सकती हैं, जिनका स्वरूप निबंध से भिन्न होता है। डायरी का भी स्वरूप निबंध से भिन्न है। फिर आता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का संबंध अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से है, जिसमें कम से कम शब्दों में घटना का यथार्थ चित्रण होता है। कम से कम शब्दों में किसी घटना का यथार्थ चित्रण किया जाता है। लेखक में रिपोर्टाज में लेखक सच्ची और छोटी छोटी घटनाओं के वर्णन द्वारा प्रभाव की पुष्टि करता है। इसका स्वरूप भी निबंध से भिन्न होता है। फिर आता है हमारे गद्य काव्य। गद्य काव्य गीति काव्य की परंपरा में आता है। इसमें कल्पना की प्रधानता रहती है, संक्षिप्तता रहती है, एक तथ्यता रहती है, तन्मयता रहती है और इतिवृत्ताहीनता रहती है। इसके साथ में भावुकता और संगीतात्मकता प्राप्त होती है। किसमें? गद्य काव्य में या फिर गीति काव्य के अंतर्गत। एक तो कल्पना की प्रधानता रहेगी, संक्षिप्तता रहेगी, एक तथ्यता रहेगी, तन्मयता रहेगी, इतिवृत्तहीनता रहेगी और भावुकता और संगीतात्मकता प्राप्त होती है। एक साथ में इसमें कई सारे गुण इसमें आ जाते हैं। यद्यपि निबंध में भी इसमें से दो एक तत्व प्राप्त होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतने सारे तत्व गद्य काव्य में हैं, इनमें से एक दो तत्व जो हैं निबंध में भी मिलते हैं, किंतु उसमें ये तत्व उस शिकायत या उस विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। गद्य काव्य में भावुकता और तन्मयता अधिक होती है। हिंदी निबंध पर स्वतंत्र रूप से पुस्तकें लिखने वाले प्राय अधिकांश विद्वानों ने संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, गद्य काव्य आदि को भी निबंध की सीमा से या निबंध की सीमा में समेट लिया है तथा इन विधाओं में लिखे गए ग्रंथों की भी निबंध के साथ चर्चा की गई है। किंतु वास्तव में इन सभी विधाओं का अपना अलग स्वरूप है, इसलिए इन सब की सीमाओं को या सीमाओं की ओर ऊपर संकेत किया गया है। अब हम देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं, उनमें निहित तथ्यों तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट
निबंध की विशेषताओं को देखते हुए हम निबंध के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निबंध के मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे। तो पहले क्या कहा है, निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। एक चीज इसको ध्यान रखना है कि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व है वह प्रमुख होता है। निबंध की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। दूसरी विशेषता क्या है कि निबंध में आकारगत लघुता होती है, यानी आकार जो निबंध का है वो छोटा होता है। यद्यपि निबंध के लिए शब्दों की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निबंध एक संक्षिप्त रचना है। इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी हम कह सकते हैं कि निबंध जो है संक्षिप्त होता है। निबंध एक शैली प्रधान गद्य रचना है। शैली प्रधान होती है इसमें, जिस प्रकार से व्यक्तित्व प्रधान है उसी प्रकार से निबंध में शैली की भी प्रधानता है। निबंधकार की सफलता उसकी शैली पर निर्भर है। शैली की यह प्रमुख तत्व हैं जो लेखक के व्यक्तित्व की व्यंजना करती हैं। इसीलिए शैली को विचारों का वस्त्र और स्वयं व्यक्तित्व भी कहा जाता है। निबंध रोचक और सजीव होता है। उसकी शैली व्यंग्य विनोद मिश्रित होती है। निबंधकार में व्यापक सहानुभूति और आत्मीयता रहती है। अपनी आकर्षक शैली के कारण निबंधकार किसी भी विषय पर निबंध लिख सकता है। यदि लेखक की शैली आकर्षक है तो किसी पर भी निबंध लिख सकता है। यहाँ तक कि क्या लिखूं भी निबंध लेखक का विषय बन सकता है। यहाँ तक कि लेखक का टाइटल क्या बनता है, क्या लिखूं, इसको लेकर के भी वह निबंध लिख सकता है। कुछ लोग केवल व्यक्तित्व प्रधान और हल्की फुल्की रचनाओं को ही निबंध की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ लोग गंभीर विचारपूर्वक रचनाओं को भी निबंध क्षेत्र में या निबंध क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। वस्तुतः इस निबंध में कोई मतभेद नहीं होगा या होना चाहिए। निबंधकार के व्यक्तित्व भेद से निबंध का स्वरूप दोनों ही प्रकार का हो सकता है। वह शिथिल भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, आत्मनिष्ठ भी हो सकता है, किंतु इन दोनों को ही निबंध क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार करना उचित होगा।